नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा के बजट सत्र पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष की आवाज को दबाने का किया काम। विधायकों के निलंबन को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। 22 अप्रैल से होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा शासन प्रशासन। ट्रैफिक व्यवस्था का रोड मैप तैयार। यात्रा मार्गों समेत पर्यटन स्थलों पर पुलिस फोर्स तैनात। और हल्द्वानी नगर निगम में हाउस टैक्स वसूली की धीमी रफ्तार। सरकारी और गैर सरकारी विभागों का 41 करोड़ का बकाया, बकायेदारों को भेजे गए नोटिस। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं हाल फिलहाल के दिनों में हुए बजट सत्र की। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ यही कहावत गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र पर देखने को मिली। जो बजट सत्र 6 दिन के लिए आयोजित था, वो महज 4 दिन में ही समाप्त हो गया, जिसको लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मौसम के मिजाज ने जहां गर्मी के एहसास को अब ठंडक के रूप में बदल दिया हो, तो वहीं प्रदेश का सियासी पारा गैरसैंण विधानसभा सत्र के जल्द समाप्त होने के बाद गर्मा चुका है। विधानसभा के सत्र समय से पहले ही खत्म होने की एक परंपरा चली आ रही है। कुछ यही परंपरा गैरसैंण में आयोजित हुए बजट सत्र में भी देखने को मिली, जिसे 6 दिन की बजाय महज 4 दिन में ही सत्र को समाप्त कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो सोशल मीडिया के जरिए सत्र को जल्द समाप्त करने पर सवाल खड़े किए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी सत्र जल्द खत्म करने की वजह यही बताई है कि सरकार विपक्ष के सवाल और जनहित के मुद्दों से बचना चाहती है। ये सरकार सदन चलने से पहले 6 दिन का कार्यक्रम देती है, सदन 4 दिन में खत्म कर देती है। पिछली बार सदन का 5 दिन का समय दिया, 2 दिन में खत्म कर दिया। ये सरकार प्रदेश के प्रति इतनी ही लापरवाह है, ये चाहती ही नहीं कि सदन चले। सदन में जो मूलभूत समस्याएं वो निकल कर आए। पड़ोस में रहते हुए, भौगोलिक क्षमताएं हमारी होते हुए, उसके बावजूद भी हम उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कारण है क्योंकि वहां के राजनेताओं को अपने प्रदेश का और प्रदेशवासियों का के हित की चिंता है। वहां सत्र 20 से 22 दिन चलता है। संविधान के हिसाब से भी सत्र मिनिमम 1 वर्ष में 60 दिन का होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड का एवरेज सत्र जो है सालाना आता है 16 दिन, 18 दिन, 14 दिन। ऐसे में जब 2-2 दिन में सत्र सिमट जाया करेंगे तो प्रदेश का विकास कैसे होगा। विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर जरूर माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, जल्दबाजी में सत्र खत्म करने की जो परंपरा खासकर गैरसैंण में देखी जाती है, वो कांग्रेस और भाजपा दोनों शासनकाल में देखी गई है। इस बार के बजट सत्र में ना तो राज्यपाल के अभिभाषण पर ज्यादा विधायकों ने अपनी राय रखी और न ही बजट भाषण पर किसी विधायक ने अपनी राय पेश की। नहीं, ये देखिए, चूंकि बीच के जो घटनाक्रम हुए उसके कारण से वो हुआ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सामान्य से अच्छा चला है और सभी लोगों ने लगभग भाग भी लिया है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जरूर है, लेकिन जिस तरीके से गैरसैंण को लेकर सरकारें गंभीर है, उसे देख यही लगता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी मात्र झांक कर देखने भर के लिए बनाई गई है। गैरसैंण के लोगों के सपने और विकास की उम्मीद पर सरकार कब खरा उतरेगी, ये एक बड़ा सवाल है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। रुड़की में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने 2023-24 के बजट की उपलब्धियों को गिनाया। सुरेश जोशी ने कहा कि भाजपा एक ऐसी सरकार है जो सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लेकर चलती है। उन्होंने बताया कि हाल में ही पेश किया गया बजट किसानों के साथ आम जन के लिए बहुत लाभदायक है। 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, इस बजट का, और साथ ही साथ जिस तरह से धामी जी के नेतृत्व में ये बजट प्रस्तुत किया गया, इस बजट में पूरे प्रदेश के सभी वर्गों का और सभी क्षेत्रों का विशेष करके ध्यान रखा गया, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो,
चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और साथ साथ युवाओं को के रोजगार को लेकर ये बजट में को फोकस किया गया। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में हुए बजट सत्र को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई पीसी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक प्रीतम सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने अभिभाषण में सिर्फ सरकार का गुणगान किया, विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपने दायित्व को नहीं निभाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। आर्य ने कहा कि सरकार के पास आय के संसाधन को जुटाए जाने का कोई रोड मैप नहीं था। कांग्रेसियों ने सरकार को पुरानी पेंशन बहाली के साथ ही अंकिता हत्याकांड मामले में भी घेरा। कांग्रेसी विधायकों के निलंबन का भी मुद्दा उठाया गया और इस दौरान विधायक प्रीतम सिंह ने राज्यपाल को हटाए जाने की मांग भी की। इस कार्यवृत्ति को आगे तक 18 तक तय किया जाए, जिससे कि जो हमारे प्रदेश के महत्वपूर्ण विषय हैं, जन मुद्दे हैं, जो जनता से सीधे जुड़े हुए सवाल हैं, उसको हम सदन में अपने हमारे माननीय सदस्यगण हम मिलकर उठा सकें। लेकिन सरकार बचना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि वो सवाल, वो मुद्दे जो आज के लिए बहुत ही ज्वलंत हैं, गंभीर हैं, बहुत संवेदनशील हैं, कि सत्ता पक्ष के खिलाफ हम अपनी आवाज को मुखर करें। राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक संस्था है, बता एक संस्था होती है। राज्यपाल विधानसभा के अंदर जो क्या नाम राज्यपाल का अभिभाषण में लिखा होगा उसे ही पढ़ सकते हैं। अभी तो जरा राज्यपाल की जो क्या नाम भाषण की जो कार्य उसको हम मंगवाएंगे। जो प्रोसीडिंग है आप उसमें पूर्ण विराम कॉमा अपनी तरफ से नहीं लगा सकते। जो लिखा है उसको आप यथावत पढ़ेंगे, एक शब्द भी उसमें जोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद सदन से बाहर आने के बाद पहली मर्तबा हमने देखा कि राज्यपाल जो है प्रेस को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में इन दिनों चारधाम यात्रा की तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों के साथ यात्रा को लेकर मंथन कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस साल की चारधाम यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। प्रशासन श्रद्धालुओं की आमद का अनुमान लगाकर ट्रैफिक व्यवस्था का रोडमैप तैयार कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य में चारधाम यात्रा की तैयारी तेज, सीएम अधिकारियों के साथ कर रहे मंथन, ट्रैफिक व्यवस्था का रोड मैप तैयार। राज्य में चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस साल की चारधाम यात्रा में पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। श्रद्धालुओं की आस्था प्रशासन की व्यवस्थाओं पर हावी न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अधिकारियों के साथ यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए मंथन कर रहे हैं। यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं को समस्या न आए, इस लिहाज से भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वीकेंड में आने वाले श्रद्धालुओं की आमद का भी प्रशासन ने अनुमान लगाया है। ट्रैफिक पुलिस निदेशक मुख्तार मोहसिन ने बताया कि गर्मी को देखते हुए चारों धामों समेत पर्यटक स्थलों में एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है। यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यात्रा मार्ग पर हादसे न हो, इसके लिए भी जरूरी कदम उठाए गए हैं। रूट डाइवर्ट होने पर यात्रियों को ऑनलाइन जानकारी भी दी जाएगी। आप लोग अवगत हैं कि लास्ट ईयर चारधाम यात्रा में काफ़ी अप्रत्याशित रूप से तीर्थ यात्रियों की वृद्धि हुई है। तकरीबन 47 लाख के आसपास आए थे चारों धामों में। इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 10% के आसपास की वृद्धि होगी। इसको लेकर ही हम लोग पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। साथ ही इसमें ये भी है कि चूँकि गर्मी काफ़ी अभी स्टार्ट हो गई अभी से, तो वीकेंड में जो टूरिस्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आएंगे। नैनीताल, हल्द्वानी, मसूरी, इन सब इलाकों में आएंगे। तो इन सब को व्यवस्थाओं को देखते हुए हम लोगों ने इस बार ट्रैफिक व्यवस्था में डिप्लॉयमेंट का लेवल भी थोड़ा बढ़ा दिया है। यातायात को लेकर तैयार हुए इस रोड मैप से फिलहाल तो उम्मीद है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किसी तरह की समस्या नहीं होगी। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि ये सभी दावे धरातल पर किस तरह से उतरते हैं और तीर्थ यात्रियों को इनका कितना फायदा मिलेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा में आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। हरिद्वार पुलिस प्रशासन अभी से यातायात की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा नजर आ रहा है। एसएसपी अजय सिंह ने चारधाम यात्रा को लेकर रुड़की, लक्सर और हरिद्वार के मार्गों का निरीक्षण किया। देखिए, हमारी चारधाम यात्रा भी 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। साथ ही साथ जो कांवड़ यात्रा भी इसमें आनी है, जिसमें पिछली भांति से ज़्यादा तीर्थयात्री आने की पूरी उम्मीद है। तो ये व्यवस्थाएं जो, क्योंकि अगर पहले पुलिस के स्तर की जो व्यवस्थाएं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे विभागों की इसमें समन्वय की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी रेलवे क्रॉसिंग पर देखा कि वहाँ भी PWD की काफ़ी काम की जरूरत है, क्रैश बैरियर की जरूरत है। ऐसे बहुत जगह हमारी आवश्यकता होती है, रोड को लेकर होती है, चाहे अन्य व्यवस्थाओं को लेकर है। तो उसी को लेकर भ्रमण पूरे शहरों देहात क्षेत्र में खासकर कांवड़ रूट को लेकर भी किया जा रहा है, जिससे कि वो हमारी पुलिस की व्यवस्था और अन्य विभागों की जो आवश्यकता रहेगी हमारी। हल्द्वानी नगर निगम इस वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स वसूली में कुछ धीमा नजर आ रहा है। मार्च का महीना समाप्ति पर है, लेकिन अभी भी नगर निगम हाउस टैक्स वसूली नहीं कर पाया है। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि कर्मचारियों को हाउस टैक्स वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने हाउस टैक्स नहीं दिया, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। हमारा जो हाउस टैक्स की वसूली है वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप अभी नहीं है। हमने इस महीने में सबको शुरू से ही नोटिस देना शुरू कर दिया था, उससे हमारा बढ़ा भी है, लेकिन फिर भी अभी हम लक्ष्य से करीब 20% पीछे हैं। हमारा प्रयास होगा कि 90% ऊपर हम ले जाएं। लोहाघाट के CSC सेंटर और दुकान में भीषण आग लग गई। आग की वजह से दुकान में मौजूद सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि CSC सेंटर को भी काफी नुकसान हुआ है। गैरसैंण में जहां धामी सरकार इस बार 77,407 करोड़ का बजट पेश कर अति उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं एक सच ये भी है कि अगले साल तक उत्तराखंड के ऊपर बजट के बराबर ही कर्ज हो जाएगा। जी हां, ये हाल ही की कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिसमें ये पाया गया कि उत्तराखंड सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विभाग बने लापरवाह, सरकार को लगाया करोड़ों के राजस्व का चूना। कैग की रिपोर्ट में कई खुलासे। एक तरफ उत्तराखंड की धामी सरकार 77,000 करोड़ का बजट पेश कर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगले साल तक उत्तराखंड के ऊपर बजट के बराबर ही कर्ज होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी बीच कैग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है उत्तराखंड सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान पहुँचा है। बता दें कि गैरसैंण में बजट सत्र के बाद विधानसभा के पटल पर कैग की रिपोर्ट रखी गई। कैग ने राज्य के 55 विभागों, 32 सार्वजनिक उपक्रमों और 53 दूसरी संस्थाओं की राजस्व वसूली और भुगतान की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें पाया गया कि बागेश्वर और चमोली के जिला खनन अधिकारियों ने अवैध खनन भंडार पर जुर्माना नहीं लगाया, जिसके कारण 1 करोड़ 24 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई है। कैग ने राज्य में खनन की चोरी को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। देहरादून में 3 जगहों पर कैग को अवैध खनन के प्रमाण मिले। देहरादून में सरकार की निर्माण एजेंसियों ने 37.17 लाख मीट्रिक टन अवैध खनन सामग्री का उपयोग किया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि सरकारी अधिकारी ही अवैध खनन पर रोक लगाने में नाकाम रहे हैं, जिसके कारण राज्य में धड़ल्ले से अवैध खनन हुआ और राज्य को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं प्रदेश के राजस्व में प्रमुख भूमिका रखने वाले राज्य कर विभाग में कारोबारियों को रिफंड जारी करने में लापरवाही बरती जा रही है। इससे संबंधित कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंच रहा है, जबकि सरकार को चपत लग रही है। कैग की जांच में पाया गया कि राज्य कर अधिकारियों ने विभिन्न मामलों में 21.32 करोड़ रुपए के गलत रिफंड जारी कर दिए हैं। वहीं कैग की रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण हेली कंपनियों से परिचालन शुल्क के रूप में 2.69 करोड़ की राशि वसूल करने में विफल रहा, जिसके कारण उत्तराखंड को राजस्व की हानि हुई है। यानी कि एक तरफ तो सरकार का फोकस राज्य में रेवेन्यू बढ़ाने पर है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की लापरवाही सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बेरोजगारी की मार झेल रहे पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में सरकारी विभागों में 68,000 से ज्यादा पद खाली हैं। सरकार ने बजट सत्र में विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा दिया और साथ ही दावा भी किया कि इन खाली पड़े पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। लोक सेवा आयोग के अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी भर्ती का जिम्मा सौंपा जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य में 68,000 से ज्यादा खाली पद,
कई विभागों में लंबे समय से नहीं हुई भर्ती। सरकार का दावा जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। यूकेपीएससी, यूकेएसएससी को सौंपा जाएगा भर्ती का जिम्मा। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के युवा स्कूल में दाखिले के साथ अपने भविष्य को पहाड़ जैसा दृढ़ बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। संसाधनों की कमी के बावजूद राज्य का युवा खुद को सरकारी नौकरी के लिए सक्षम बनाता है। लेकिन सरकार अगर भर्ती का पिटारा ही ना खोले तो फिर खाली पड़े पदों का आंकड़ा घटता नहीं है और बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता है। जी हाँ, बेरोजगारी की मार झेल रहे उत्तराखंड के विभागों में 68,586 पद खाली हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 2,57,940 पद हैं, जिसमें 68,586 पद खाली हैं। विभागवार आपको बताएं तो खाली पड़े पदों में अव्वल स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षा में 11,418 पद खाली हैं। माध्यमिक विद्यालय शिक्षा में 8,130 पद खाली हैं। विद्यालय शिक्षा अकादमी शोध एवं प्रशिक्षण में 1,876 पद खाली हैं। उच्च शिक्षा में 1,650 पद खाली हैं। परिवार कल्याण में 2,033 पद खाली हैं। चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में 4,021 पद खाली हैं। मुख्य सिंचाई विभाग में 3,268 पद खाली हैं। लोक निर्माण विभाग में 3,885 पद खाली हैं। वन विभाग में 2,734 पद खाली हैं। उद्यान विभाग में 1,530 पद खाली हैं। पुलिस विभाग में 2,375 पद खाली हैं। प्रविधिक शिक्षा निदेशालय में 1,224 पद खाली हैं। चिकित्सा शिक्षा में 3,324 पद खाली हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में 1,747 पद खाली हैं। श्रम एवं रोजगार प्रशिक्षण विभाग में 1,796 पद खाली हैं। सरकार का दावा है कि विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की कोशिश के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी नई सिरे से भर्ती का जिम्मा सौंपा जाएगा। लेकिन भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी ये साफ नहीं है। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अगर कहीं घर या दुकान पर आग लग जाती है या जंगलों में भी आग की घटनाएं देखने को मिलती है तो हम तुरंत अग्निशमन को बुलाकर आग पर काबू करवाते हैं। मगर जो विभाग अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जान बचाने का काम करते हैं वो विभाग बदहाली के आंसू बहा रहा है। जी हाँ, ये रिपोर्ट देखिए। आग की घटनाएं होने के बाद हम तुरंत अग्निशमन को बुलाते हैं, जो आग पर काबू पाते हैं और कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को भी बचाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि जो विभाग आपको मुसीबत से बचा रहा है वो खुद बदहाली के आंसू बहा रहा है। जहां उत्तराखंड में अग्निशमन विभाग के पास न तो पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी है और न ही वाहनों की पूर्ति। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अग्निशमन विभाग के पास वर्तमान में कितने कर्मचारी हैं और कितने कर्मचारियों की जरूरत है। सीएफओ के 9 पद स्वीकृत है, लेकिन सिर्फ 4 पदों पर नियुक्ति है, जबकि 5 पद खाली पड़े हैं। एसएफओ के 35 पद स्वीकृत है, लेकिन 6 पदों पर नियुक्ति है और 29 पद खाली पड़े हैं। एफएसएसओ के 50 पद स्वीकृत है। अभी के फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। विधानसभा के बजट सत्र पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष की आवाज को दबाने का किया काम, विधायकों के निलंबन को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। 22 अप्रैल से होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा शासन प्रशासन, ट्रैफिक व्यवस्था का रोड मैप तैयार, यात्रा मार्गों समेत पर्यटन स्थलों पर पुलिस फोर्स तैनात। और हल्द्वानी नगर निगम में हाउस टैक्स वसूली की धीमी रफ्तार, सरकारी और गैर सरकारी विभागों का 41 करोड़ का बकाया, बकायेदारों को भेजे गए नोटिस।